हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर आ गए हैं जो कि दशाओं में हम काफी दशाएं कर चुके हैं। मैंने दशा और अंतर दशाओं के रिजल्ट भी बताए थे, मगर जब हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो हम क्या करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट हमारे दिमाग से निकल जाते हैं और उन्हें हम यूज करना बंद कर देते हैं। जैसे ही हम उन कंसेप्ट को यूज करना बंद करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारी प्रेडिक्शन गलत जाने वाली है और दशाओं का हम फलादेश ही गलत देना शुरू कर देंगे। जब दशाओं का फल यदि हम गलत दे रहे हैं तो बिल्कुल 180 डिग्री पर हमारी प्रेडिक्शन बदल जाएगी। जिसके हम बहुत अच्छे रिजल्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं वो रिजल्ट एकदम अपोजिट आएंगे और नेटिव कहेगा कि हमें तो एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा था और वो बिल्कुल ही अपोजिट रहा है। या बहुत सारे लोग जो अपनी कुंडलियों पर खुद लगाते हैं दशाएं पूरी नॉलेज के बगैर, तब ऐसे रिजल्ट आते हैं। तो मैं कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लाऊंगा। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था सैटर्न वीनस की दशा को किस तरीके से देखते हैं। अभी आप देखिएगा कि और एक स्पेशल दशा है जो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिएगा। राहु और वीनस की जब भी दशा हो, ये हाईली इनप्रेडिक्टेबल दशा होती है, कोई भी नहीं बता सकता इसका रिजल्ट क्या होगा। तो प्रोफेशन के लिए स्पेशली ये बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल दशा है। तो जब भी किसी भी नेटिव की राहु वीनस की दशा चल रही हो, राहु की दशा के अंदर वीनस की अंतरदशा, तब उसको प्रोफेशनल फ्रंट पे केयरफुल हो जाना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो जनरली आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब भी राहु की दशा के अंदर वीनस की अंतरदशा हो, आपके पास कोई भी नेटिव आता है या आप अपनी कुंडली पर देखते हो तो बी केयरफुल, ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसी दशा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। हमने एक स्टोन फेंक दिया है, थ्रो कर दिया है, वो कहां जाके गिरेगा किसी को नहीं पता। इस तरीके से ही ये राहु वीनस की दशा होती है कि वो अच्छी जगह पर जाकर लैंड कर सकता है या खराब जगह पर भी लैंड कर सकता है। जैसे पैराशूट से कोई बंदा कूदा एकदम फाइटर प्लेन से, अब वो किस जगह जाकर गिरेगा उसे खुद नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही राहु और वीनस की दशा होती है। तो बी केयरफुल फॉर ऑन प्रोफेशनल फ्रंट, नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में इसमें सावधान होने की जरूरत हो जाती है। अब मैं कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। आपके पास कोई भी कुंडली लेकर आता है या आप अपनी कुंडली देख रहे हैं तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आपका भाग्य उदय हो चुका है, आपका भाग्य उदय होगा या आपका भाग्य उदय होने वाला है। वो क्या और किस बेस पर कहते हैं जरा समझें। ये बहुत गूढ़ रहस्य है जो कि लोकल एस्ट्रोलॉजर इसको लंबे समय से यूज कर रहे हैं मगर वो किसी को बताते नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपका फर्स्ट हाउस और 10th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। पहले भाव और 10वें भाव में जो भी प्लेनेट है उनमें जो भी स्ट्रोंगर है, इन दोनों में स्ट्रोंगर आप प्लेसमेंट और षटबल के बेसिस पर देख सकते हो। केवल षटबल के बेस पे भी नहीं देखना और केवल प्लेसमेंट के बेस पे भी नहीं देखना, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। इन दोनों में जो भी स्ट्रोंगर है, जैसे दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आपको साफ पता चली जाएगा, और बहुत कम डिफरेंस है, दोनों ही स्ट्रोंग है, तब आपको षटबल से जाकर भी उसे देख लेना चाहिए कि किसका षटबल ज्यादा है। तो इन दोनों प्लेनेट्स में जो भी स्ट्रोंगर है उसकी अंतरदशा में आपकी किस्मत बदलेगी, एक्विजिशन ऑफ पावर होगी। अब यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ पावर का मतलब हर किसी के पास पावर नहीं होती, किसी के पास वेल्थ एक्वायर करेगा, कोई अपना अथॉरिटी एक्वायर करेगा। तो इस तरीके की घटनाएं होंगी जब भी अंतरदशा लग्न और 10वें भाव के अंदर जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है उसमें स्ट्रोंगर है। इसे हम कह देते हैं कि आपका भाग्योदय होगा उस समय पर, शॉर्ट फॉर्म में। मगर ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं भी कुंडलियों में इन कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लें और हर एक कुंडली के अंदर जरूर देखें जब भी पर्सन आपके पास आता है कि इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं, प्रमोशन होगा कि नहीं, नौकरी लगेगी कि नहीं। क्योंकि भाग्योदय नौकरी से बड़ा कौन सा हो सकता है। प्रमोशन भी भाग्योदय है, लाइफ में 2 या 3 बार किसी को प्रमोशन मिलता है, गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो ये आप इस चीज को ध्यान से देखें कि लग्न और 10 में भाव में कोई भी प्लेनेट है उसकी अंतरदशा तो नहीं है, सबसे पहले ये देखेंगे। फिर दोनों में से किसी की अंतरदशा है तो उसमें स्ट्रोंगर कौन सा है, जो स्ट्रोंगर है तो उसकी अंतरदशा में भाग्योदय हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट इसका ध्यान से समझे जरा। तो ऐसा बहुत सारी कुंडलियों में होता है कि उसकी लग्न और 10वें भाव में के अंदर कोई प्लेनेट ही नहीं है, तब क्या होगा, कोई भी प्लेनेट ही नहीं है। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, प्लेसमेंट, लॉर्डशिप, सभी चीजों के हिसाब से, षटबल के हिसाब से, सारी चीजों को मिक्स करने के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है उसकी अंतरदशा में, अंतरदशाएं याद करना आती रहती हैं।
एक पर्टिकुलर प्लेनेट की अंतर्दशा है, लाइफ में कई बार आती है, हर एक प्लेनेट की दशा में हर एक प्लेनेट की अंतर्दशा आती है, तो बार बार अपॉर्चुनिटीज मिलती है इंसान को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 15 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, मगर अपॉर्चुनिटी वापस से मिलती रहती है। तो जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है आपकी कुंडली में, उसकी अंतर्दशा में आपका भाग्योदय होगा या आपकी किस्मत बदलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे आप नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट हाउस और 10th हाउस के अंदर जो भी स्ट्रोंगर है। अब इसका एक एक्सेप्शन है कि केवल फर्स्ट हाउस में ही प्लेनेट हो, 10th में नहीं हो, तो फर्स्ट हाउस के प्लेनेट की अंतर्दशा में आपकी किस्मत बदलेगी। यदि 10th हाउस में है और फर्स्ट में नहीं है तो 10th की अंतर्दशा में किस्मत बदलेगी। मतलब आपको एनालिसिस करने में तकलीफ नहीं होगी, सीधा देखिए 10th हाउस का प्लेनेट है, इसकी अंतर्दशा है, तो उसमें आपकी किस्मत चेंज होने वाली है। मगर फर्स्ट और 10th में नहीं है तब आपका ये थोड़ा प्रोसेस कंबरसम हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सभी प्लैनेट्स को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उनमें देखना पड़ेगा सबसे बली कौन है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो सबसे आसान ये है कि किसी की कुंडली में यदि फर्स्ट और 10th हाउस के अंदर प्लैनेट्स हैं तो उनकी अंतर्दशा में पर्सन की किस्मत बदल जाएगी। अब आ जाता हूं, एक दूसरी बहुत बड़ी चीज है, इससे अपोजिट काम होने वाला है, छिद्र दशा। अब छिद्र दशा के दो कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे दोनों एक्सप्लेन करूंगा। छिद्र दशा का पहला कंसेप्ट तो यह है कि ऐसी किसी भी प्लेनेट की दशा को भी छिद्र दशा बोला जाता है जो कि डेबिलिटेटेड हो या शत्रु राशि के अंदर हो, एनिमी साइन में हो या जो नीच का हो, ऐसे प्लेनेट को हम उसकी दशा को छिद्र दशा बोलेंगे। तो जो अथॉरिटी और पावर आपने इस केस में गेन की थी उसे आप इस दशा के अंदर लूज कर दोगे। ये अपोजिट की तरह एक्ट करेगा। जो स्ट्रोंगेस्ट दशा है उसके अपोजिट छिद्र दशा वीकेस्ट दशा होती है। अथॉरिटी और पावर लूज करोगे तो ये दशा होती है आपका नीच का कोई भी ग्रह या शत्रु राशि में जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी अंतरदशा के अंदर इस अथॉरिटी को आप लूज करोगे। अब छिद्र दशा का रिमेनिंग कंसेप्ट भी मैं आपको बता देता हूं। छिद्र दशा कई क्लासिक्स में उसे भी मानते हैं। छिद्र ग्रह मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया होगा, आपको पता होगा 8th हाउस से रिलेटेड ग्रह को छिद्र ग्रह बोलते हैं। वो 8th हाउस रंध्र हाउस है, तो उसमें जो भी आपका उसकी जो दशा होगी, छिद्र ऐसी चीज होती है इसमें आपको डालो तो वो कहां पर जाएगी किसी को नहीं पता होता। जैसे एक कुआं होता है, पाताल तक जा रहा है, तो आप में कोई भी चीज डालोगे कहां जाकर रुकेगी आपको नहीं पता, उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, फेट क्या होगा, किसी को मालूम नहीं होता। तो छिद्र दशा एक्चुअली छिद्र ग्रह की दशा को भी छिद्र दशा बोलते हैं। तो वो भी एक तरीके से अशुभ दशा होगी, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। 8th लॉर्ड के साथ जो भी प्लेनेट कंजक्टेड हो, 8th हाउस को जो एस्पेक्ट कर रहा हो, 22nd द्रस्कोन का लॉर्ड जो भी हो, 64 नवांश का लॉर्ड जो भी हो, 8th लॉर्ड का अति शत्रु जो भी हो, 8th लॉर्ड के साथ कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ हो, 8th हाउस के अंदर जो प्लेनेट बैठा हो, ये सभी छिद्र ग्रह होते हैं। इनकी दशा को भी छिद्र दशा बोलते हैं। तो छिद्र दशा भी बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है, मगर छिद्र दशा में जो भी इसकी छिद्र ग्रह की जो अंतरदशा होगी उसमें आपने जो भी अथॉरिटी मिली है आपको, वो अथॉरिटी आप लूज कर दोगे। अब एक तीसरा कंसेप्ट और मैं बताता हूं, दशा छिद्र। जब आप दशा और अंतरदशाओं को देख रहे हो तो बहुत केयरफुल हो जाएं जब भी किसी पर्सन की महादशा बदल रही हो। आपको ध्यान रखना है, महादशा जब भी चेंज हो रही हो तो महादशा में जो आखिरी वाली अंतरदशा होती है, हर एक महादशा में लास्ट अंतरदशा होगी। जब जुपिटर की महादशा है तो उसमें लास्ट अंतरदशा राहु की होगी। अब जुपिटर की किसी नेटिव की दशा चल रही है, उसकी लास्ट दशा राहु की है, इसके बाद उसकी नेक्स्ट महादशा सैटर्न की शुरू हो जाएगी और अंतरदशा सैटर्न की शुरू होगी। तो जुपिटर की दशा में जो लास्ट दशा है राहु की, ये छिद्र दशा है। ये भी ऐसे ही जो अगली महादशा शुरू होने वाली है उसमें जो पहली अंतरदशा है ये भी छिद्र दशा है। तो छिद्र दशा, वो सॉरी दशा छिद्र है, छिद्र दशा में गलत बोल रहा था, इसको हम दशा छिद्र बोलते हैं। तो दशा छिद्र एक्चुअली क्या होता है कि जो भी जब भी किसी नेटिव की महादशा बदलने वाली हो तो जो लास्ट में महादशा के लास्ट में जो अंतरदशा चल रही है और जो नई महादशा आने वाली है उसमें जो पहली अंतरदशा है, वो दोनों अंतरदशाएं आपकी दशा छिद्र होते हैं। और दशा छिद्र भी एकदम से अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखिए, मैंने लिया जुपिटर की महादशा में
राहु की अंतर्दशा शुरू हुई। इसके बाद सैटर्न की महादशा में सबसे पहले अंतर्दशा सैटर्न की शुरू होगी। तो ये अंतर्दशाएं चेंज होंगी एक्चुअली। इसकी महादशा तो जुपिटर से सैटर्न चेंज हुई, मगर अंतर्दशा उसकी जो राहु की थी उससे सैटर्न की अंतर्दशा आ जाएगी। अब ये उस कुंडली के लिए जुपिटर कैसा है, यदि वो अति योग कारक है, बहुत अच्छा है, तो ये दशा उसकी जुपिटर की अच्छी जा रही थी दशा। मगर जो लास्ट वाली अंतर्दशा है वो अपने शुरू में ही अगले प्लेनेट की दशाओं जैसे रिजल्ट देना शुरू कर देती है। एक महादशा जब खत्म होने वाली होती है तो उस पर आने वाली महादशा का असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो जुपिटर की जो बहुत अच्छी दशा जा रही थी, राहु की अंतर्दशा आखिरी वाली अंतर्दशा जाते ही इसका बिहेवियर बदलना शुरू हो जाएगा यदि अगली महादशा अशुभ है। तो जो अच्छी जा रही थी वो खराब होना शुरू हो जाएगी एकदम से, और जो नेक्स्ट अंतर्दशा है वो भी खराब होगी। तो नेटिव के भाग्य में बिल्कुल 100% चेंज हो जाएगा, 180 डिग्री पर भाग्य बदल जाता है। इसलिए इन दशाओं को दशा छिद्र बोलते हैं। अब ये डिपेंड करेगा दशा छिद्र में कैसा आपको रिजल्ट मिलेगा कि कमिंग महादशा को आप देखिए। एक महादशा जो भी चल रही है उसके बाद वाली जो महादशा आने वाली है, यदि अशुभ थी, बहुत खराब दशा थी, तो जैसे ही इसकी लास्ट वाली अंतर्दशा होगी और अगली सपोज महादशा अच्छी है, जुपिटर की महादशा देखी आपने, सैटर्न की महादशा देखी, अब जुपिटर की महादशा खराब थी मगर सैटर्न की महादशा अच्छी है, तो आपका क्या होगा, जुपिटर की खराब थी तो राहु के से ही इसकी दशा में आपको अच्छे फल मिलना शुरू हो जाएंगे और अगली अंतर्दशा में भी अच्छे फल मिलेंगे। तो आप जैसे रिजल्ट अभी तक देख रहे थे एकदम से उनमें बदलाव आएगा, इसलिए इसे दशा छिद्र बोलते हैं। तो दशा छिद्र में क्या होता है, नेटिव को एकदम से एब नॉर्मल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको हम दशा छिद्र बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या मतलब है। फिर ब्रीफ में बता देता हूं, जब एक महादशा से दूसरी महादशा शुरू होती है तो वो दोनों महादशा यदि एक जैसी हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर एक महादशा शुभ है और अगली अशुभ शुरू होने वाली है तो उस महादशा के अंतिम वाली अंतर्दशा में आपको अशुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे और वो अगली महादशा की पहली अंतर्दशा में तो अशुभ रहेंगे ही। इसलिए नेटिव के भाग्य में एकदम से बदलाव होना शुरू हो जाता है, उसके साथ अलग अलग तरह की घटनाएं शुरू हो जाती हैं, इसलिए हम इसे दशा छिद्र बोलते हैं। तो दशा छिद्र अगेन अनप्रेडिक्टेबल होता है, मगर आप उन्हें ध्यान से समझें जैसे मैंने समझाया है तो दशा छिद्र को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब मैं तो कुछ और दशाओं की बात करूंगा जिन्हें हम यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी। संपूर्ण दशा लिखा हुआ है मैंने नंबर 4। जो लोग एग्जाम देंगे, अलंकार वगैरह का कोर्स कर रहे हैं कहीं से, तो उनकी एग्जाम में सारी दशाएं आती हैं, आप याद कर सकते हो और बाकी लोग इसको सीखने के लिए यूज कर सकते हैं। दशा ऑफ प्लैनेट विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑक्यूपाइज हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सोल्टेशन। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सोल्टेशन, हर एक प्लैनेट की एक्सोल्टेशन डिग्रीज होती हैं। आप अभी तक मेरी ये पूरी सीरीज देखते आ रहे हो तो मैंने बताया, एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, सन एरीज में मेष राशि में 10 डिग्री पर एक्सोल्टेड होता है, 10 डिग्री तक। तो ये 10 डिग्री को परम उच्चांश या हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सोल्टेशन बोलते हैं। अब यदि सन एक्सोल्टेड हो हाईएस्ट डिग्री पर 10 डिग्री पर, तो इसकी जो महादशा होगी उसको संपूर्ण दशा बोलेंगे। और संपूर्ण दशा जब होती है तो वो एक्सट्रीमली गुड या बेनिफिक रिजल्ट देता है। तो संपूर्ण दशा होती है कोई भी प्लेनेट जब आपकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सल्टेशन या परम उच्चांश पर हो तो उसकी दशा को हम संपूर्ण दशा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पूर्ण दशा। तो पूर्ण दशा में क्या होगा, आपका संपूर्ण दशा से अलग होगी पूर्ण दशा। यहां तो वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सल्टेशन था, पूर्ण दशा में वो एक्सल्टेड हो और स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग और एक्सल्टेड दो अलग अलग टर्म में, ध्यान रखना। स्ट्रेंथ के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, वो किस भाव में ये देखना पड़ेगा, भाव भी देखना पड़ेगा, राशि नहीं देखनी। 6-8-12 में यदि वो उच्च का होकर बैठा है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा। आप कत्तरी में बैठा है तो स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा, किस जगह पे बैठा हुआ है, तो तभी हम उसको देखेंगे। तो वो पूर्ण दशा वो होगी जब वो एक्सोल्टेशन साइन में कहीं भी हो। ये तो संपूर्ण दशा में तो वो एरीज में 10 डिग्री पे होगा तभी माना जाएगा, मगर एक्सोल्टेशन साइन मतलब पूरे एरीज में वो कहीं भी है। सूर्य का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे ही हर एक प्लेनेट के लिए आप समझ सकते हो। और वो आपका स्ट्रॉन्ग भी है तो उसकी दशा को पूर्ण दशा बोलेंगे। ये भी अच्छे रिजल्ट देगी, ये 100 देगी तो 80% रिजल्ट आपको इसमें भी मिलने वाले हैं।
तीसरी दशा आती है रिक्ता दशा। रिक्ता का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, रिक्त, रिक्त। तो रिक्त का मतलब ये होगा इट इज एम्प्टी और विदाउट गुड रिजल्ट, इसमें कोई अच्छे रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। तो ये कौन सी होगी रिक्ता दशा? वो प्लैनेट जो या तो नीच के हो, डेबिलिटेटेड हो, डेबिलिटेटेड प्लैनेट हो जाए। आप नोट करते जाइएगा जो चीज मैं बोल रहा हूं। स्ट्रेंथ नहीं हो, वीक हो, विदाउट स्ट्रेंथ हो, कमजोर हो, अल्पबली हो, और 3, 6, 8 और इन भावों के वो हो लॉर्ड्स, 3, 6, 8 भाव के लॉर्ड हो। ये वीक होंगे। मगर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, रिक्ता दशा से रिलेटेड मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पाराशर का कंसेप्ट बता रहा हूं जिसे याद कर लें सारे लोग। ये केन राव सर भी जनरली बताते रहते हैं, मगर ये क्या कॉम्बिनेशन है जो सबको याद होना चाहिए कि रिक्ता दशा तो खराब होती है, डेबिलिटेड प्लैनेट या वीक प्लैनेट की दशा को हम रिक्ता दशा बोलते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये वाली दशा भी है, इन्हें छिद्र दशाएं भी बोलते हैं, वीक प्लैनेट और डेबिलिटेड प्लैनेट की दशा। अब आप ध्यान रखना है, यदि डेबिलिटेड प्लैनेट है वो 3, 6, 8 भाव में हो, 3, 6, 8 भाव के अंदर डेबिलिटेड प्लैनेट हो तो उनकी दशाएं स्ट्रॉन्ग जाती हैं। इसे याद कर लीजिए। 3, 6, 8, कहीं कहीं पे 11 भी लिखा हुआ है, पर मैं इसको 3, 6, 8 ले रहा हूं क्योंकि पाराशरी में 3, 6, 8 है। तो पाराशरी में लिखा हुआ है कि जो प्लैनेट, डेबिलिटेड प्लैनेट यदि 3, 6 और 8वें भाव के अंदर हो प्लेस्ड, तो ऐसे प्लैनेट की दशा बहुत ही अच्छी जाती है, इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। तो ये एक्सेप्शंस को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे ही आपको 3, 6, 8 के अंदर डेबिलिटेड प्लैनेट नजर आए तो उसकी दशा को आप रिक्ता दशा नहीं समझेंगे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने वाला है। नेक्स्ट आता है अरिष्ट दशा। तो जैसे हमने कहा था, संपूर्ण दशा में जो एक्सट्रीम लेवल के एक्सोल्टेशन में जो प्लैनेट होता है उसकी दशा को संपूर्ण दशा बोलते हैं। अब ये एक्सट्रीम लेवल का डेबिलिटेशन हो, परम नीचांश, जैसे सूर्य का ही एग्जांपल लूं तो लिब्रा या तुला राशि में वो 10 डिग्री पर परम नीचांश में होता है, तो वो परम नीचांश में हो, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ डेबिलिटेशन में हो, और नीच निवांश में भी आ जाए, नीचे निवांश में हो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है, या तो वो परम नीचांश में हो या नवांश में नीच राशि के अंदर चला गया हो, इन दोनों में से कोई भी बात होगी हो तो ऐसा ग्रह बहुत खराब फल देता है अपनी दशा में, इसलिए अरिष्टकारी होता है, इसलिए उसको हम अरिष्ट दशा बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, जैसे मैंने संपूर्ण दशा बताई थी वो परम उच्चांश में हो और बली हो, इसी तरीके से अरिष्ट दशा होती है वो आपका परम नीचांश में हो, या फिर वो नीचांश में नहीं भी है तो आपका नवांश के अंदर नीच राशि के अंदर चला गया हो, तभी भी वो अरिष्ट करेगा और अरिष्टकारी हो जाएगी उसकी दशा, इसको इसलिए अरिष्ट दशा बोलते हैं। नेक्स्ट वन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अवरोही दशा। अवरोही दशा का क्या कंसेप्ट होता है? अवरोही का मतलब होता है गेटिंग डाउन, डाउनवर्ड, नीचे जाना, नीचे जाना। तो अवरोही एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई भी प्लेनेट एक्सोल्टेशन साइन से बाहर निकलकर और उसके डेबिलिटेशन साइन की तरफ जा रहा हो, जैसे सूर्य एरीज साइन में एक्सोल्टेड होता है तो 10 डिग्री पर वो एक्सोल्टेड होता है, तो 10 डिग्री क्रॉस करके उसकी डिग्री 10 से ज्यादा या तो एरीज साइन में हो या उससे अगले साइन में टॉरस में चला गया, इस तरीके से जब वो आगे जाता जाएगा तो वो उसकी दशा को हम क्या कहेंगे? अवरोही दशा कहेंगे। ये भी अच्छे फल नहीं देती अवरोही दशा। तो अब के नीच के हाउस से वो क्रॉस करके आगे चला गया यार, वो उच्च के हाउस को क्रॉस करके, एक्सोल्टेशन को क्रॉस करके आगे चला गया और नीच के हाउस की तरफ जा रहा है, उसकी दशा को अवरोही दशा बोलते हैं। ऐसे ही आरोही दशा होती है जब कोई भी प्लेनेट उच्च की साइन की तरफ जा रहा हो, जैसे सूर्य आपका पाइसेस साइन में है, मीन राशि में है, तो वो अपने एरीज साइन की तरफ आगे बढ़ रहा है,
एरीज साइन में वो 10 डिग्री पर उच्च का होता है, या एरीज साइन में ही वो 1 2 3 4 5 डिग्री पर है, परम उच्चांश की तरफ जा रहा है, तब उसकी दशा होगी, उसको हम आरोहिणी या आरोही दशा बोलते हैं, और इसमें वो प्लेनेट एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। तो अवरोही में जब उच्च के राशि को क्रॉस करके आगे निकल गया होता है, वो लगातार मूव कर रहा होता है कोई भी प्लेनेट। हालांकि यहाँ ट्रांजिट नहीं देखना है, आपने अपनी कुंडली के अंदर पोजीशन देखनी है कि यदि ये एरीज में होता तो एक्सोल्टेड होता, मगर ये टॉरस या वृषभ में चला गया है तो अब ये नीच का होना, नीच की तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी दशा को हम आरोहिणी दशा बोलते हैं। और जब वो नीचे से उच्च की तरफ चल रहा होता है तो उसको अवरोहिणी दशा बोलते हैं। जैसे 7 साइन में नीच का होता है और 1 साइन में सूर्य आपका उच्च का हो जाता है, तो 7 से 1 के बीच में कहीं भी होगा तो उसकी दशा को आरोहिणी दशा बोलेंगे, वो बेटर रिजल्ट देगी। और 1 से लेकर 7 तक सूर्य कहीं भी होगा तो उसकी दशा को अवरोहिणी दशा बोलेंगे और वो खराब रिजल्ट देगी। इस तरीके से हम इसे कंक्लूड करेंगे। अब आता है नेक्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ज्यादातर कुंडलियों में देखने को मिलेगा आपको। अब ये कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा जो मैं समझा रहा हूं आपको। अलग अलग बुक्स में अलग अलग वो हैं, और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने काफी रिसर्च वर्क किया हुआ है और उसके बेस पर मैं बता रहा हूं, तो इसे आप नोट कर लें। और ये 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो मैं बता रहा हूं आपको, कि एक प्लेनेट कई बार क्या होता है कि D1 में वो एक्सोल्टेड है, एक्सोल्टेड उच्च का, और D9 नवांश चार्ट में वो डेबिलिटेड या नीच का हो गया। ये केसेस आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। इंटरप्रिटेशन बहुत सारे लोग करते हैं, बिल्कुल सही, फिर भी मैं यहां पे बता रहा हूं। इससे अपोजिट हो गया, D1 में वो नीच का हो गया, और नीच मीन्स डेबिलिटेड, और D9 में वो उच्च का मीन्स एक्सोल्टेड हो गया। अब हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, जो वो D1 में जैसा है ऐसा ध्यान रखना है, दशा के स्टार्टिंग में वो वैसे ही फल दे देगा, और D9 में जैसा है उसके फल उससे बाद में मिलेंगे। तो जो भी प्लेनेट D1 में एक्सोल्टेड है और D9 में डेबिलिटेड है, तो शुरू में वो अच्छे फल देगा, मगर जैसे जैसे दशा पास होती जाएगी उसके एंड में वो आपको खराब फल देना शुरू कर देगा। एक ही प्लेनेट अपनी दशा में 2 तरीके से बिहेव करेगा, यहाँ पे एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट मिलेंगे, यहाँ पे एक्सट्रीमली खराब रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरीके से यदि वो D1 में डेबिलिटेड है और D9 में एक्सोल्टेड है, तो शुरू में वो आपको ट्रबल्स देगा और बाद में वो आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। यहाँ पे खराब और अच्छे फल आप बिल्कुल ना माने, नीच ऊंच से जैसे बहुत सारे लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं बिल्कुल लैंग्वेज की बेस में, तो जैसे कि बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नीच का मतलब होता है लेस अपॉर्चुनिटी, आपको मौके कम मिलेंगे, मौके कम मिलेंगे तो आप उन्हें बुना ही नहीं पाओगे। और उच्च का मतलब होता है आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, यही मतलब होता है। मगर आप काम नहीं करोगे तो वो उच्च के दशा भी आपको कुछ भी फल नहीं देने वाली है, आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा। अब आ जाता हूं मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, नेष्टा दशा, NESHTA, नेष्टा दशा। नेष्टा दशा क्या होती है? मेलिफिक दशा ऑफ कंबस्ट डेबिलिटेड इनिमिकल साइन, और नीच नवांश में जो हो उसकी दशा को नेष्टा दशा बोलते हैं। अरिष्ट दशा भी नीचे नवांश होती है, ये भी नेष्टा दशा हो जाती है, मगर ये आपकी जो दशा है वो आपका कंबस्ट हो जाए प्लेनेट, मेलिफिक दशा होती है नेष्टा दशा, प्लेनेट कंबस्ट हो, अस्त हो जाए, मतलब डेबिलिटेटेड हो, मतलब नीच का हो, या शत्रु राशि के अंदर हो, या नीच नवांश में हो, उसकी दशा को नेष्टा दशा बोलेंगे, और ये अशुभ फल देगी दशा। अब किसी भी अशुभ का वर्ड सुनते ही घबराने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग के वो उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि अशुभ दशा होगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कोई भी दशा कुछ भी बर्बाद नहीं करती इंसान का। शुभ दशा आपको आसानी प्रोवाइड करती है लाइफ के अंदर, और अशुभ दशा थोड़ा स्ट्रगल देगी, डिफिकल्टी से चीजें होंगी, आपके काम आराम से नहीं बनेंगे। शुभ दशा का मतलब यह है कि आप बैंक के अंदर गए और आपको बैंक में पासबुक में एंट्री करानी है, तो वो आपको एंट्री कर दी उस क्लर्क ने, वो शुभ दशा है। और अशुभ दशा में यह है कि आप गए एंट्री कराने के लिए, वो कह दे आपसे मशीन खराब है कल आना, आपको कल जाना पड़ेगा, फिर भी मशीन खराब बताएगा, फिर परसों जाओगे आप, तब आपकी एंट्री हो जाएगी। तो इतना ही शुभ और अशुभ होता है, इसके अलावा शुभ और अशुभ कुछ भी नहीं होता। शुभ दशा में भी पर्सन बीमार हो सकता है, मगर वो ज्यादा आसानी से ठीक हो जाएगा। अशुभ दशा में उसको टाइम लगेगा या कुछ कॉम्प्लिकेसी हो जाएगी, इतना ही होता है। बाकी अशुभ का यहाँ पे मतलब ये नहीं मान के चल लेना है कि पता नहीं कितना खराब दशा हो जाएगी। कोई भी दशा बहुत वो नहीं होती रिमार्केबल, और कोई भी बहुत खराब नहीं होती। केवल शुभ दशा में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और अशुभ दशा में अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, मिलती वहां भी है। अब आ जाता है वक्री और रेट्रोग्रेड दशा जो भी है।
तो इसके बारे में बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन है। ज्यादातर लोग वक्री प्लेनेट को देखकर वो अपनी पूरी एस्ट्रोलॉजी भूल जाते हैं, और कहां से पता नहीं क्या क्या सिखाया हुआ है। वक्री प्लेनेट देखा, हर चीज का कारण वक्री, हर चीज का कारण राहु, हर चीज का कारण शनि, हर चीज का कारण केतु। जब कुछ समझ में नहीं आता, खराब होना होता है तो वक्री बता देते हैं, अच्छा होना होता है तो वक्री बता देते हैं। तो वक्री से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वक्री भी एक प्लेनेट है, वो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, जैसे सभी प्लेनेट होते हैं वैसे ही होता है। पर इन जनरल वक्री के केस में ऐसा माना जाता है, इसकी दशा ऑनर्ड, इंजर्ड और फॉल फ्रॉम पोजीशन माना जाता है। आप जिस जगह पर आओ उससे गिरोगे, क्योंकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। प्लेनेट हमें कुंडली में कैसा दिखता है, नॉर्मल वे में समझना है आपको, बिल्कुल नहीं रटना। प्लेनेट जहां था वहां से पीछे की दशा में जा रहा है, तो उसकी दशा आएगी तो वो आपको थोड़ा पीछे लेके जाएगा। पीछे लेके जाने का मतलब आपकी पोजीशन में गिराव आएगा, फॉल फ्रॉम पोजीशन कंसिडर करेंगे। सरावली में कह रहा है जब एक बेनिफिक प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है। अब देखिए अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग कंसेप्ट है। मैं आपको सरावली का कंसेप्ट बता रहा हूं। जब एक बेनिफिक प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है तो वो स्ट्रांग होकर आपको किंगडम प्रोवाइड करता है। ये सेंटेंस है सरावली, जो आपका क्लासिक है, उसके अंदर सरावली में लिखा हुआ है बेनिफिक प्लेनेट इन रेट्रोग्रेशन बिकम स्ट्रॉन्ग एंड कन्फेस किंगडम। आपको राजतंत्र दिलवा देगा, इतनी ताकत हो जाती है उसमें। ऐसे ही मेलिफिक प्लेनेट यदि रेट्रोग्रेड हो जाए तो वो ग्रीफ एंड पर्पसलेस वॉन्डरिंग देगा, मतलब आपको कोई भी शौक देगा और आप बेमतलब में इधर उधर घूमते रहेंगे, या कहेंगे बेमतलब के काम करते रहेंगे, उन कामों का कोई भी पर्पस नहीं होगा। तो मेलिफिक प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो गए और खराब हो जाता है, और बेनिफिक प्लेनेट और बेनिफिक हो जाता है। ऐसा ये सरावली जो क्लासिक है उसमें लिखा हुआ है। रेट्रोग्रेड जनरली क्या करता है, डेफिशिएंसी क्रिएट करता है। जिस भी हाउस को ये ओन करता है या जिस भी हाउस में प्लेस्ड होता है उसमें कमी क्रिएट करता है। सपोज रेट्रोग्रेड प्लेनेट 7वें भाव में बैठ गया तो वो मैरिज से रिलेटेड डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, डिले मैरिज कर देगा, या रिश्तों में कुछ टेंशन क्रिएट कर देगा। तो रेट्रोग्रेड क्या करता है, इट क्रिएट डेफिशिएंसी फॉर हाउस ओन्ड एंड वेयर पोजिटेड। फर्दर मगर इसका ये ध्यान रखना है, रेट्रोग्रेड प्लेनेट जब भी किसी भी प्लेनेट के साथ कंजक्ट हो जाए, रेट्रोग्रेड प्लेनेट जब भी किसी प्लेनेट के साथ कंजक्ट हो जाए तो उसके इफेक्ट को बढ़ा देता है। कंजक्ट प्लेनेट के इफेक्ट जो भी उसके सिग्निफिकेशंस हैं उनको इंक्रीज कर देगा, ऐसा हम कंक्लूड करेंगे। ये ध्यान रखना है, रेट्रोग्रेड प्लेनेट जिस भी प्लेनेट के साथ बढ़ जाता है उसके सिग्निफिकेशंस को वो इंक्रीज कर देता है। दैट यू हैव टू कंक्लूड। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। अभी मैंने बताया आपके सामने कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट का क्या होता है कि यदि बेनिफिक रेट्रोग्रेड हो जाता है तो एज पर सरावली वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपको किंगडम भी दिलवा सकता है। मेलिफिक रेट्रोग्रेड हो जाता है तो वो और भी अपने सिग्निफिकेशंस, भावों के सिग्निफिकेशंस को रिड्यूस कर देता है। इसी तरीके से हम ये कंक्लूड करेंगे कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट जब भी किसी के साथ कंजक्टेड हो तो जिस भी प्लेनेट के साथ कंजक्टेड है उसके सिग्निफिकेशन में इंक्रीज कर देता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताए जो कि दशाओं से रिलेटेड है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो भी मेरा एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा, क्या आपके ज्ञान में या नॉलेज में कुछ इंक्रीज हुआ या आपको कोई नई चीजें पता लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालिएगा, जिससे कि मेरा एनकरेजमेंट होता रहे और मैं नई नई चीजें लाता रहूं। अभी दशा सीरीज जारी रहेगी, आप देखते रहिएगा, एक भी वीडियो मिस नहीं करिएगा। आप जो भी वीडियो मिस कर देंगे आपका कंसेप्ट मिस हो जाएगा और आपको सीखने में डिफिकल्टी होगी। वो लोग जिन्हें अच्छे से आती है वो भी इसे देखें, 15-20 मिनट के वीडियो होते हैं, तो उसमें आपका रिवीजन ही हो जाएगा और आप जो कंसेप्ट को भुला बैठे हो वो फिर से आपके दिमाग के अंदर आ जाएंगे। नमस्कार।